आज से 10 साल पहले की बात करें या 15 साल पहले की बात करें तो तब से लेके अब तक में काफ़ी चीज़ें बदलाव हुई, बहुत कुछ बदला। कभी कभी ये बच्चों के साथ सिचुएशन आती है कि एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले उन्हें याद तो सब कुछ रहता है, लेकिन जैसे ही वो क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वो भूल जाते हैं। ये अक्सर होता है, अक्सर बच्चों के साथ देखा जाए तो बच्चों को जैसे ही क्वेश्चन पेपर वो मिलता है उनको, तो उनको ये फील होता है कि ये सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ी हुई हैं, लेकिन वो धीरे-धीरे वो भूलने लगे। जब बच्चा पहली बार एग्जाम देने जा रहा हो तो एग्जाम में जाने से पहले बच्चों को किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? सोशल मीडिया से अगर मैं ये कहूँ कि हम लोग बच सकते हैं तो ये तो पॉसिबल नहीं। एग्जाम फोबिया होता क्या है? क्योंकि सांसें मैं देखता हूँ तेज़ हो जाती हैं, कई बार जो है स्वेटिंग होने लगती है बच्चों को और मतलब अजीब-सा उनके चेहरे को देख के लगता है कि डर जैसा उनके अंदर आ रहा है। तो मोस्ट ऑफ केसेस में देखा जाए तो जनरली ये होता है, फिज़िक्स के पेपर के साथ ऐसा हो जाता है। अगर कॉमर्स वाले बच्चों की बात करें तो अकाउंटेंसी के कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जो कि वो मतलब एक्सपेक्ट नहीं किए रहते हैं कि ये लेवल होगा एग्ज़ाम का। किसी कारणवश उनका पेपर खराब हो जाता है, इसका इफेक्ट उनके दूसरे एग्जाम्स पे भी पड़ता है। इस सिचुएशन में वो किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे? अभी रिसेंट में एक इंसिडेंट हुआ था कोटा में और काफ़ी दुखद इंसिडेंट था जहाँ पे एक छात्रा जो है वो अपने परिवार वालों पे ही आरोप लगा रही है और एक कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी मानसिकता अभी भी काफ़ी ट्रेडिशनल टाइप की है, बहुत पुरानी मानसिकता है और वो मानसिकता उनकी ऐसी है कि उनके बच्चों को उनकी ज़िंदगियों से अलग कर दे। जो बच्चा हमारा 10th के बोर्ड में जा रहा है या 12th के बोर्ड में जा रहा है वो बच्चा आज भी बच्चा है और हम अगर अपने आप को वहाँ रखें तो हमें फील होगा कि वो किस तरह के दबाव से, किस तरह की सिचुएशन से वो गुजर रहा है। अगर नंबर कुछ कम भी आ जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनकी वैल्यू घट रही है। Jain everyone, this is Vishal Raj from the Y1 Plug. Today we are going to talk about a very important and crucial topic, that is the board examination. And in our conversation, we have our guest Mr. Pankaj Singh, which is a coordinator as well as the STEM counselor of the Sunbeam School, Balyan. In this podcast, we will talk about the different aspect of board examination, strategy to attempt the question, how to handle the adverse conditions, how to schedule our timetable, as well as many more things about the board exam. So, let's start our podcast. Welcome, sir. Welcome in our podcast. थैंक यू सर। इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि एग्जाम फोबिया होता क्या है? और सर अगर देखा जाए फोबिया वर्ड जो है तो इसको आप कई तरह से ले सकते हैं। जनरली ये काफ़ी अच्छा वर्ड है। जब भी हम लोग बात करते हैं तनाव की, स्ट्रेस की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेस जो होते हैं जनरली दो तरह के होते हैं, डिस्ट्रेस एंड यू स्ट्रेस। तो कई बार हम स्ट्रेस को भी जो है पॉजिटिव तरीके से ले सकते हैं। तो तनाव जो होता है यानी जो प्रेशर होता है वो कई बार जो है वो आपको सतर्क करता है कि आपको अलर्ट रहना है, आपको रेडी रहना है और आपको चूकना नहीं है। तो विद्यार्थियों से मेरा तो यही आग्रह है कि जो भी आप फोबिया वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसके जगह पे अगर सकारात्मक तनाव लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको और ज़्यादा हेल्प करेगा आपके मार्क्स को और बेटर करने में। एनहांस करने में। आपके अनुभव के अनुसार पहले के बोर्ड एग्जाम और आज के बोर्ड एग्जाम में के पैटर्न और तैयारी के तरीके में क्या मेजर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं? अब आज से 10 साल पहले की बात करें या 15 साल पहले की बात करें तो तब से लेके अब तक में काफ़ी चीज़ें बदलाव हुई हैं, बहुत कुछ बदला है। और सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है ना कि जो भी विद्यार्थी हैं या परीक्षा में बैठने वाले जो भी परीक्षार्थी हमारे हैं तो वो पूरी तरह से अवगत हैं अपने पाठ्यक्रम से, उनके पास अपना एक सिलेबस है। पहले आज से 10 साल पहले शायद ऐसा नहीं था। 10 साल पहले किताब बुक होती थी और उसमें जो है किताब में आपको पाठ के नाम होते हैं, चैप्टर नेम होते थे कि ये चैप्टर जो हैं आपको पढ़ने हैं। खासतौर से अगर मैं जो स्टेट बोर्ड है उनकी बात करूँ तो हाँ, सीबीएसई चीज़ें अपनी पहले से काफ़ी ज़्यादा मैनेज करके चल रहा था। जो बच्चों को पहले ही जैसे ही अगर स्टार्ट हो रहा है, अगर उनका सेशन स्टार्ट हो रहा है तो सेशन के प्रारंभ में ही बच्चों को उनका सिलेबस मिल जाता था। लेकिन फिर भी बच्चे उतनी ज़्यादा फिर भी चीज़ें उतनी ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं थी। लेकिन आज के डेट में देखा जाए अगर
तो ज़्यादातर जो भी बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड की अगर बात कर लें, सीबीएसई की बात कर लें या आईसीएसई बोर्ड की बात कर लें, तो पूरा का पूरा जो सिलेबस है और उसका कह सकते हैं सिंपल टर्म में कि बच्चों के पास पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स आने वाले हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे। जो चार चार तरह के क्वेश्चन हैं, जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर है, और केस बेस्ड जो क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं जो एग्जाम में। तो आज का जो बच्चा है वो काफ़ी कह सकते हैं कि सेलेक्टेड स्टडी भी कर सकता है। और जो लोग जिन लोगों को लगता है कि काफ़ी समय बीत गया और उन्हें अगर थोड़ा सा भी अगर डर फील हो रहा है, तो आप चाहें तो काफ़ी अच्छे तरीके से सेलेक्टेड चीज़ों को और जिन चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं उनको थॉरली रीड करें, अपने टीचर के कांटेक्ट में रहें, उनसे बातें करें, जो भी टीचर हैं उनसे कनेक्ट रहें, उनसे बातें करें। और देखिए उनको ज़रूर ऐसा फील होगा कि नहीं, उनके मोस्ट ऑफ द जो भी पार्ट्स हैं सिलेबस के वो कम समय में इजीली कवर कर सकते हैं और कम समय में अच्छे नंबर ला सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए टाइम टेबल का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे हमारी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो आपके हिसाब से एक प्रोडक्टिव और आसान टाइम टेबल कैसे बनाया जाए? देखिए टाइम टेबल को लेके देखिए बहुत आज तो बचपन से ही बच्चों को बताया जाने लगता है कि आप अपना टाइम टेबल बनाइए सुबह उठने से लेके रात को सोने तक का। लेकिन मेरा आज भी ऐसा मानना है कि टाइम टेबल ठीक है, टाइम टेबल एक होना चाहिए, आपका अपना एक शेड्यूल होना चाहिए, बट उसको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। मैं देखता हूँ बच्चों के यहाँ हम लोग विजिट करते हैं, कभी कभी उनके घर भी जाते हैं या उनसे बातें करते हैं, कई बार पेरेंट्स से मिलते हैं, तो बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक कह सकते हैं कि जटिल एक टाइम टेबल जो है वो बना के रखते हैं कि सुबह हमें 4 बजे उठने हैं, 4:20 तक जो है अपनी जो भी दिनचर्या वाले कार्य हैं, जो दैनिक कार्य हैं वो कर लेने हैं अपने। उसके बाद से जो है उनका एक एक मिनट काफ़ी पैक रहता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये कहीं ना कहीं बच्चों पे एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करता है। टाइम टेबल बनाइए, थोड़ा सा टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बीच बीच में आप गैप रखें जिसमें आप थोड़ा सा रिलैक्स हों, जिसमें आप थोड़ी से घूम फिर लें, थोड़ा बहुत अगर आप खेल सकते हैं इंडोर या आउटडोर जो भी आधे घंटे 1 घंटे बीच में वो गैप रखें। और बैलेंस बनाएं सब्जेक्ट का। जैसे कि अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं 2 घंटे या 1.5 घंटे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स के बाद थोड़ा सा आप लिटरेचर पे जाएं, हिंदी या फिर इंग्लिश पे जाएं। उसके बाद अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स पढ़ने के बाद आप एक बीच में दूसरा सब्जेक्ट रखें, जो भी अगर आपका ऑप्शनल या एडिशनल सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट की स्टडी करें। उसके बाद फिर अपना आप केमिस्ट्री की तरफ मूव करें। तो इससे क्या होगा कि एक थोड़ा सा जो है माइंड जो है वो हमारा दिमाग जो है वो हाँ हर तरफ से, क्योंकि अलग अलग सेंटर हैं। एक है जहाँ पे आप लोग काफ़ी रीजनिंग सेंटर है, वहाँ पे एक जो है वो थिंकिंग है, एक लिटरेचर है, कहीं चीज़ें हैं जहाँ पे आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं चीज़ों से। तो टाइम टेबल बनाने से पहले थोड़ा सा टाइम टेबल में एक चीज़ ध्यान रखना है कि क्या वो आपके नेचर के अकॉर्डिंग आपने अपना टाइम टेबल बनाया है कि नहीं है। ये नहीं कि आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं या फिर अपने फ्रेंड से उसका टाइम टेबल ले लेते हैं, और या फिर किसी की मतलब आप जो भी आपके सीनियर रहे हैं या टीचर रहे हैं, तो टाइम टेबल आप, मेरा तो ऐसा मानना है कि आप अपना पर्सनल टाइम टेबल बनाइए और वो जो होना चाहिए वो आपके नियंत्रण में होना चाहिए, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे स्टूडेंट आकर मुझसे बोलते हैं कि सर हमने टाइम टेबल तो बनाया, उसे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह हमने फॉलो किया, लेकिन कुछ समय बाद वो फॉलो नहीं हो पाता। इसके पीछे का रीज़न वही है ना कि टाइम टेबल हम जब बनाते हैं तो हम अपने आप को टाइम टेबल के सेंटर में नहीं रखते हैं। हमारा टाइम टेबल के सेंटर में ये होता है कि हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम पढ़ाई कर लें, और इसलिए हम लंबे समय तक उसको चला नहीं पाते हैं। लेकिन अगर टाइम टेबल बनाते समय हम अपने आप को सेंटर में रखें कि मेरी एबिलिटी क्या है, मैं मैक्सिमम कितना कर सकता हूँ और कहाँ कहाँ पे मुझे गैप चाहिए, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो टाइम टेबल जो है, जब मैं सेल्फ सेंट्रिक टाइम टेबल जब बनाऊंगा तो शायद वो जो है वो पूरे परीक्षा के दौरान मैं उसे फॉलो करूंगा। मैं अगर 10th क्लास के बच्चों की बात करूं तो वो पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम को लेके उनके मन में एक अलग सा डर बना रहता है। तो आपके हिसाब से कोई ऐसा तरीका है जिससे बोर्ड एग्ज़ाम उनको बोर्ड एग्ज़ाम ना लगे, एक आम एग्ज़ाम में कन्वर्ट हो जाए या नॉर्मल एग्ज़ाम हो जाए? जो भी बच्चे परीक्षार्थी हमारे हैं जो भी, तो उन बच्चों का जो है सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखनी है
कि उनका जो है एग्जामिनेशन आवर क्या है। अगर उनकी परीक्षा का टाइम जो है वो 10:30 से 1:30 बजे है, या सुबह 7:30 से लेकर 10:30 बजे का टाइम है, या फिर शाम को 2 से 5 बजे का टाइम है, जो भी टाइम है, तो पहले तो बच्चों को एक आदत बनानी अभी से शुरू करनी पड़ेगी कि उस दौरान वो सोए ना। अभी से उस दौरान वो परीक्षा, ये काफ़ी सिंपल सा एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, कि जो आपका एग्जामिनेशन टाइम है जो आने वाला है, जो आप 15 तारीख से या 24 तारीख से जिस भी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, तो जिस समय आप परीक्षा में बैठ के और एक परीक्षा देंगे, तो आप एक अभी से काम कर सकते हैं कि उन 3 घंटों में आप अभी से जो भी तैयार किए हैं वो कोशिश करिए कि आप अपना राइटिंग वर्क करें और बैठ के करें। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लेट के पढ़ाई करते हैं, बैठने का तरीका सही नहीं होता है, लेकिन कोशिश करें कि वो 3 घंटे वो बैठें और बैठ के जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा है उसको राइटिंग वर्क करें। और ये इतनी अच्छी आदत है कि ऐसा लगेगा कि आप एक इमेजिनरी एग्ज़ाम कर रहे हैं। सारे रूल एग्जामिनेशन वाले आपको फॉलो करने हैं। आपको, अगर आपकी परीक्षा 10:30 बजे है तो 10:30 बजे आपको बैठना है और किसी भी पेपर को, किसी भी सैम्पल पेपर को लेना है और उसको पूरे 3 घंटे में कायदे से, अच्छे से, एक एक बारीकी से उसको सॉल्व करना है। और ये आदत अगर आप डाल लेंगे तो जिस दिन आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे उस दिन आपको ऐसा फील होगा कि आप लगातार कई दिनों से एग्ज़ाम दे रहे हैं, एकदम आप नॉर्मल फील करेंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। हाँ, देखिए मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं ना कि बच्चे बस सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं, लेकिन उनका नियंत्रण नहीं होता है कि वो कितने समय में सॉल्व कर रहे हैं, किस सिचुएशन में सॉल्व कर रहे हैं, किस समय पे सॉल्व कर रहे हैं। तो आजकल हम लोग छोटा भी काम करने जाते हैं ना, तो पहले एक डेमो करते हैं, एक डेमो कराया जाता है, एक पहले प्री प्लानिंग होती है। तो इतनी बड़ी चीज़ है, आप परीक्षा देने जा रहे हैं, तो परीक्षा की तैयारी सबसे पहले ये है कि अपने आप को परीक्षार्थी मान के और ईमानदारी से घर पे जो है उसी समय के दौरान स्वयं की परीक्षा खुद लीजिए और स्वयं का आकलन करिए। और शायद उसमें आपका बिल्कुल जो है, अगर आप देखेंगे स्वयं को तो आपको ये फील होगा कि नहीं, मैं अच्छा कर रहा हूँ, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और जितना आपका जो टारगेट है आप उससे बेटर ही करेंगे। एक चीज़ और है, आजकल बच्चे अलग अलग तरीके से पढ़ाई करते हैं। आज के समय में या बोर्ड के टाइम में बच्चों के लिए ग्रुप स्टडी ज़्यादा बेटर होगा या इंडिविजुअल स्टडी? आपके हिसाब से कौन सबसे बेस्ट है, या क्या सही तरीका होना चाहिए पढ़ने का? अच्छा, ये भी सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है आपका। अगर देखा जाए ग्रुप स्टडी की बात, तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि आपका ग्रुप आपकी पसंद का है कि नहीं। ग्रुप स्टडी काफ़ी हमें अक्सर बच्चों के बीच हम लोग रहते हैं और क्लासरूम में भी देखते हैं कि बच्चे जो हैं 2-3 बच्चों का पेयर बना के पढ़ते हैं, और ये काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल भी होता है, क्योंकि कई बार चीज़ें जो होती हैं बच्चे हिचकते हैं टीचर से पूछने में, और वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, उनके दोस्त उनको काफ़ी जिम्मेदारी पूर्वक समझाते भी हैं। तो ग्रुप स्टडी काफ़ी हद तक सही है, लेकिन मुझे नहीं लग पा रहा है कि सारे बच्चों के लिए ये संभव है। तो अगर पॉसिबल है, तो अगर आपके अच्छे फ्रेंड हैं और वो आपको बेटर समझते हैं और ऑनेस्टली वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, तो फिर आप ग्रुप स्टडी के लिए भी कुछ समय रखें। और जो भी आप लोग एक साथ चीज़ें, अगर एक टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं एक दिन में, अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपिक अगर आप चूज़ कर ले रहे हैं, तो एक बार आप लोग बैठ के और एक बार डिस्कस करें कि उस टॉपिक में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी और एक दूसरे को किस चीज़ पे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आ रही है। तो जब आप एक दूसरे से बातें करेंगे तो शायद जो है सारे सवालों का जवाब आपको आपस में ही मिल जाएगा। जब बच्चा पहली बार एग्जाम देने जा रहा हो तो एग्जाम में जाने से पहले बच्चों को किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? हाँ, अभी एडमिट कार्ड जो हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं, तो बच्चे अपना एडमिट कार्ड प्राप्त करने के तुरंत बाद जो भी एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको सही से पढ़ें। कई बार क्या होता है कि एडमिट कार्ड पे स्टूडेंट सिग्नेचर, पेरेंट्स सिग्नेचर या गार्जियन सिग्नेचर एक कॉलम होता है, और बच्चे जो है उसको बिना साइन कराए वो एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाते हैं, और फिर वहाँ पे उनको थोड़ी दिक्कत होती है। कई बार बच्चे लैमिनेट करा लेते हैं बिना वो सिग्नेचर किए हुए। तो पहले तो एडमिट कार्ड आपको मिल रहा है, एडमिट कार्ड में सारी डेट्स अपनी चेक करें, अपने सब्जेक्ट अच्छे से चेक करें। आपको एग्जामिनेशन डेट आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर अगर जो है आपने कभी देखा नहीं है तो एग्जामिनेशन से पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर ज़रूर विजिट करें। ये आप 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, या जब भी आपको पता चलता है, जब भी आप कंफर्टेबल हैं, तो एग्जामिनेशन सेंटर को आप बिल्कुल विजिट कर लें।
और श्योर हो जाएं कि यही एग्जामिनेशन सेंटर है, यहीं पे आके मुझे एग्ज़ाम देना है। क्योंकि हर साल बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे सुनने में आते हैं कि बच्चे जो होते हैं, क्योंकि कई बार एक ही नाम से कई सारे स्कूल होते हैं, या कुछ स्कूल के जो गांव के नाम होते हैं, जैसे यूपी बोर्ड्स के स्कूलों की बात करें तो गांव के नाम बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, वो होते कहीं और हैं और बच्चों को सही से बच्चे अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। हाँ, और परीक्षा का समय जो होता है अर्ली मॉर्निंग होता है क्लास 10th के बच्चों का, तो वो बच्चे सही से कई बार समय पे पहुंच नहीं पाते हैं। ये ध्यान रखना है कि एडमिट कार्ड आपको कैरी करना है। स्कूल का अगर आपका आईडी कार्ड है, स्कूल का यूनिफॉर्म है, तो मेरा अभी भी ऐसा मानना है कि आप शायद ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे जब अपने स्कूल यूनिफॉर्म में बैठ के एग्ज़ाम देंगे तो, क्योंकि पूरे साल आपने वही किया हुआ है। तो वो आपको एक कंफर्टेबल भी फील कराएगा और एक आप अपने आप में कॉन्फिडेंट दिखेंगे भी। अगर आप अचानक से कैजुअल यूनिफॉर्म पहन लेते हैं और उसके बाद शायद एग्ज़ाम देते हैं तो कई बार आप अपने कपड़ों में खुद ही कंफर्टेबल नहीं होते। तो ये तो परीक्षा के दिन की अगर मैं बात करूं तो समय से बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँचे और एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच के बहुत ज़्यादा बातें ना करें। अक्सर बच्चे देखते हैं कि उनके दोस्त आए हुए हैं तो फिर वो हर तरह की बातें वहाँ करने लगते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें उनको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो वहाँ पे शांति मन से जाएं, जब एंट्री हो रही है तो आराम से एंट्री करें, अपने कक्ष में जो भी उनके क्लास अलॉटेड क्लास में पहुँचे और पहुँच के अपनी जो भी उनकी रिस्पेक्टिव जो सीट है उस सीट पे बैठें, रोल नंबर अपना चेक कर लें और 5-10 मिनट बैठ लें। अगर वॉशरूम या पानी पीना है, पानी वानी पी के रिलैक्स हो जाए परीक्षा से पहले। अगर बात करें बोर्ड एग्जाम में तो कभी-कभी ये बच्चों के साथ सिचुएशन आती है कि एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले उन्हें याद तो सब कुछ रहता है, लेकिन जैसे ही वो क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो बहुत सारी चीजें वो भूल जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि ये अक्सर होता है, अक्सर बच्चों के साथ देखा जाए तो बच्चों को जैसे ही क्वेश्चन पेपर वो मिलता है उनको और वो क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू जाते हैं जैसे ही, तो उनको ये फील होता है कि ये सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ी हुई हैं लेकिन वो धीरे धीरे वो भूलने लगे हैं। और ये कुछ समय तक होता है, ये भी मैं बता दूं आप लोगों को कि ये सबके साथ होता है और कुछ समय तक होता है। यानी आपको 5 मिनट 10 मिनट ऐसा फील होगा कि ये क्वेश्चन के आंसर आपको सही से नहीं आ रहे, और उसका रीज़न ये है कि आप जो है अपने आप को सही से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। आप कई सारी चीज़ें सोच रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपका उत्तर सही से आपके दिमाग में नहीं आता है तो आप और कंफ्यूज होते हैं और प्रेशर अपने ऊपर लेते हैं। बच्चों को मैंने यहाँ तक फील किया है, जब हम एग्जामिनेशन सेल में कई बार ड्यूटी भी करते हैं एग्जाम हॉल में, तो हम लोग बच्चों को ये देखते हैं कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब बच्चे, अगर हम सिंपल से कहें तो अगर बायोलॉजी में जो टर्म आता है कि जो सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन जो होता है वो बच्चों के ऊपर वो हावी रहता है। बच्चों की सांसें मैं देखता हूँ तेज हो जाती हैं, कई बार जो है स्वेटिंग होने लगती है बच्चों को, और मतलब अजीब सा उनके चेहरे को देख के लगता है कि डर जैसा उनके अंदर आ रहा है। पर सिंपल चीज़ है कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले थोड़ा सा रिलैक्स होना है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि प्रश्न आपको पहले याद थे अभी नहीं याद आ रहे हैं तो आपके पास 3 घंटे हैं, जो भी प्रश्न आपको आ रहे हैं उन प्रश्नों पे फोकस करें, उनको लिखें, और जैसे जैसे आप रिलैक्स होते जाएंगे सारे प्रश्नों के उत्तर आते जाएंगे। अच्छा, इसका एक और जस्ट अगर अपोजिट एक बात करें तो कई बार ऐसा होता है, सारे बच्चों के साथ होता है कि जब समय समाप्त हो रहा होता है तो उनको सारे प्रश्नों के उत्तर आने लगते हैं। तो ये अगर कह सकते हैं कि सिंपल ये एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, कि उस समय क्या था कि हमारे दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे बेस्ट आंसर लिखना है, और जब परीक्षा समाप्त होने वाली है, मेरे पास समय कम बचा है, तो अब मेरे दिमाग में बस ये चल रहा है कि मुझे कैसे भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और वो अब मुझे आ रहा है। तो मेरा मतलब अपना मेरा यही एक मंत्र है कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले और आप ऐसा फील करते हैं कि ये प्रश्न जो है मुझे पहले अच्छे से याद था और अब मैं भूल रहा हूँ, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, क्वेश्चन को पढ़िए, चीज़ मेमोरी को रिकॉल करिए कि जब आप पढ़ रहे थे तो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में आई थी, कौन कौन सी बातें आई थी, आपने जब नोट्स बनाया था तो उसमें क्या क्या लिखा था, और आप बहुत इजीली उससे कनेक्ट करेंगे। और एक से दूसरे पे भागना नहीं है, जंप नहीं करना है कि ये वाला नहीं दिमाग में आया तो इस पर जंप करें, ये आया नहीं आया तो इस पर जंप करें। हाँ, लेकिन थोड़ा सा जो है वाइजली कह सकते हैं कि अपने जो भी आपका टाइम गिवन टाइम है उसको थोड़ा वाइजली यूटिलाइज करना है, कि आपके पास 3 घंटे हैं, उस 3 घंटे आपकी कहीं ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा समय सोचने में ले लें, तो इसको भी थोड़ा सा अपना सेव करना है, टाइम भी सेव करना है।
जनरली अगर बात किया जाए तो पेपर तो आसान आता ही है, बस हम कंटिन्यूअस उसका रिवीजन करते रहें। अगर सब्जेक्ट का रिवीजन अच्छा है तो कोई भी पेपर अच्छा जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि फिजिक्स की बात करें, मैथ्स की बात करें, अकाउंटेंसी की बात करें, तो थोड़ा सा पेपर का लेवल हाई होता है, जिसे देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आपके हिसाब से इस सिचुएशन में उन बच्चों को क्या करना चाहिए? देखिए, मोस्ट ऑफ केसेस में देखा जाए तो जनरली ये होता है, फिजिक्स के पेपर के साथ ऐसा हो जाता है। अगर कॉमर्स वाले बच्चों की बात करें तो अकाउंटेंसी के कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जो कि वो मतलब एक्सपेक्ट नहीं किए रहते हैं कि ये लेवल होगा एग्ज़ाम का। तो मेरा अभी भी ये मानना है कि जब ऐसे आपको प्रश्न मिलते हैं, जिन प्रश्नों से आप पूरी तरह से अवगत नहीं थे या फिर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि हर साल ये एक फोबिया की जो जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि रिजल्ट जब आते हैं तो बच्चों को ऐसा फील होता है, इन सब खास तौर से मैं बात कर रहा हूँ कि जब जो पेपर ज़्यादा कठिन आ जाता है, और कई बार जो है स्टेटमेंट ऊपर से भी स्टेटमेंट आते हैं कि जो पेपर ज़्यादा कठिन आ जाते हैं उनमें बच्चों को थोड़ा सा जो है हाँ, थोड़ा सा बच्चों की जो भी मार्किंग होगी, बच्चों का जो करेक्शन होगा, वो थोड़ा सा बच्चों को ध्यान में रख के किया जाए। तो ऐसा तो है नहीं कि वो प्रश्न आप ही के लिए बस कठिन है, इस चीज़ को थोड़ा सा सोचना है कि अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो फिर उसको बहुत पैनिक नहीं होना है कि ये प्रश्न जो है आउट ऑफ सिलेबस आ गया, क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट में तो सिलेबस जो होता है वो 100% फॉलो होता है। एक दो सब्जेक्ट से मैंने फिजिक्स की बात की, यहाँ पे थोड़ा सा जानबूझ का भी रखा जाता है, क्योंकि हम लोग जनरली एसएल अरोड़ा की जो बुक जो है चलती है यहाँ, सीबीएसई बोर्ड की अगर मैं बात कर रहा हूँ, फिर यूपी बोर्ड की अपनी किताबें हैं, तो फिर वहाँ पे काफ़ी वास्ट सिलेबस है और एनसीईआरटी में चीज़ें बड़ी कॉन्सेंट्रेट कर दी गई हैं, तो चीज़ें वहीं से होती हैं। लेकिन बच्चे जो होते हैं वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़े नहीं होते हैं, जुड़ नहीं पाए होते हैं, लेकिन वो उसी का पार्ट होती हैं, उन्हीं के किसी इक्वेशन का या डेविएशन का वो पार्ट होता है, बच्चा उससे कनेक्टेड नहीं होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो पहले तो थोड़ा सा अपने आप में बिलीव रखना है कि मैं अकेला नहीं हूँ, इससे ये नहीं आ रहा है, ये कॉमन है, सबके लिए है, मुझे पेपर अपना अच्छे से करना है, जो भी प्रश्न मुझे आ रहे हैं उनको अच्छे से करना है, और इस प्रश्न को मैं अटैम्प्ट करूँगा, उससे रिलेटेड जो भी मैंने पढ़ा है उसको मैं रिकॉल करूँगा अच्छे से अपने आप को, और उस प्रश्न को अटैम्प्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि उस प्रश्न को छोड़ना नहीं है, उस प्रश्न को अटैम्प्ट करना है। आपके पास ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग खाली है। अगर आपने 2 साल या हाँ 11 12 तो 11 12 दोनों अगर आप पढ़ रहे हैं, या पूरे 12th में आपने पूरा अगर फोकस किया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप उस प्रश्न को कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसा नहीं है, देखिए पेपर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपने एक बार नहीं पढ़ा होता है। दिक्कत बस ये होती है कि वो प्रश्न जो है वो उस समय आपको ऐसा फील कराता है कि आपने ये नहीं पढ़ा है। आप जब घर जाते हैं, उस पेपर को ओपन करते हैं या फिर उसको गूगल करते हैं या सैम्पल पेपर में देखते हैं, तो आपको लगता है कि तो इतना आसान था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। हर साल पेपर जब हम लोग बच्चों का पेपर ओवर होता है, बच्चों से हम पेपर एक कॉपी लेते हैं, बच्चों से पेपर के बारे में पूछते हैं, और फिर वहाँ पे हमको पता चलता है कि बच्चे जो हैं वो मतलब कन्फ्यूज़न में कह सकते हैं, या फिर वो क्वेश्चन छोड़ दिए या फिर उसमें गलत आंसर लिख के आ गए। तो सेल्फ बिलीव जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये पढ़ा है। पहले तो ये मान के चलना है कि मैंने ये पढ़ा है, और उसके बाद देखिए आप बिल्कुल उसे करेंगे। कभी कभी बच्चों के साथ ऐसा होता है कि किसी कारणवश उनका पेपर खराब हो जाता है, या पहला पेपर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस की वजह से खराब हो जाता है, तो उसके कारण इसका इफेक्ट उनके दूसरे एग्जाम्स पे भी पड़ता है। तो इस सिचुएशन को वो किस तरीके से, इस सिचुएशन में वो किस प्रकार से रिएक्ट करें, या इस सिचुएशन में उन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए? हाँ, ये समस्या जो है अक्सर आती है बच्चों के साथ, लेकिन पहले बच्चों को ये तय करना होगा कि क्या वो केवल फिजिक्स की परीक्षा के लिए क्लास 12th पढ़ रहे हैं। ये बच्चों को क्लियर होना चाहिए। आपके 5 सब्जेक्ट हैं, आपके 6 सब्जेक्ट हैं, तो वाई ओनली फिजिक्स, वाई ओनली मैथ्स,
और बायोलॉजी और अकाउंटेंसी, पहले आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बाय द वे फिजिक्स के पेपर में कुछ मार्क्स अगर आप छोड़ देते हैं, गलती से छूट जाते हैं, नहीं कर पाते हैं आप, तो इसमें तो सबसे पहले तो पेरेंट्स का भी काफ़ी योगदान होना चाहिए। मेरे में ऐसा मानना है कि बच्चे जब परीक्षा देके घर पे जाते हैं और पेरेंट्स उनसे पूछते हैं कि आपकी परीक्षा कैसी हुई, और बच्चा अगर बताता है कि मेरे इतने मार्क्स का छूट गया, अब थोड़ा बच्चा सैड है, दुखी है, बार बार उसके बारे में वो सोच रहा है, तो एज ए पेरेंट या जो भी उनके गाइड टीचर है या जो भी उनका बड़ा भाई बहन जो भी उसके घर में गार्जियन है, उनको थोड़ा सा बच्चों को पॉजिटिव, बच्चों को लेके चलना है, बच्चों को समझाना है कि नहीं अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, दिस इज़ नॉट ओवर, अभी आपको जो है आपने अच्छा किया है, ये नॉर्मल है, ये होता है, सबके साथ होता है, ठीक है, अभी आपका बेस्ट आना बाकी है। और आपके जो भी 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर जो भी गलती से आप नहीं कर पाए हैं या गलत हो गए हैं, इनको आसानी से आने वाले पेपर में आप कवर कर सकते हो। तो बच्चों को हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस देना है। एज ए फैमिली मेंबर हमें अपने घर के बच्चों को पूरा सपोर्ट करना है, उन्हें गलती से भी डांटना नहीं है, उनको ये रियलाइज़ नहीं कराना है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये उनके दिमाग में नहीं आना चाहिए। और जितना जल्दी हो सके हमें एज ए गार्जियन कोशिश करना है कि बच्चा हमारा उस चीज़ को भूले और अगले एग्ज़ाम पे फोकस करे, मेरा ये मानना है सर। आज के समय में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। आज के बच्चों के पास ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस, बुक, कंटेंट, सैम्पल पेपर, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है और बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी की चाहत में ढेर सारे कंटेंट के पीछे भागते हैं। तो क्या ये उनके लिए सही होगा या नहीं? कई बार क्या होता है ना कि बच्चे अपने दोस्तों को देख के भी कॉपी करते हैं कि वो कहाँ से पढ़ रहा है, वो कौन सी साइट बुक यूज़ कर रहा है, या कौन से यूट्यूब का चैनल जो है वो फॉलो कर रहा है, या कौन सा उसने ऑनलाइन जो भी अपना सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी जो है उसके पीछे भी भागते हैं। और अक्सर मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ या जब भी मैं बच्चों से मिलता हूँ तो मैं बच्चों से हमेशा ये कहता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें सेलेक्ट करनी होंगी, आपकी जो भी लर्निंग होनी चाहिए काफ़ी सेलेक्टिव होनी चाहिए। आप अगर 4 अलग अलग जगहों से चीज़ें ज्ञान प्राप्त करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी हमारा मेंटल लेवल या आपका मेंटल लेवल ये है, क्लास 10th की अगर मैं बात करूं, तो अभी शायद आप उसको एक आंसर बनाने में 4 अलग अलग जगहों से डेटा कलेक्ट करके अगर आप आंसर अगर आप उसका देंगे तो हो सकता है कि आप नंबर ऑफ मिस्टेक्स भी ज़्यादा करें। तो काफ़ी कॉन्सनट्रेटेड लर्निंग आप करिए, मेरा ये मानना है। और परीक्षा आवर में तो अपने आप को बहुत सीमित कर लीजिए, अपने संसाधनों को कम कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जितना डेटा आपको कलेक्ट करना था, जितना वास्ट आपको पढ़ना था, आप पढ़ चुके हैं। अब ज़रूरत आ गई है कि आप फोकस करें, टू द पॉइंट फोकस करें, और उतनी चीज़ें अपने अंदर यानी एकदम मथी हुई चीज़ें जो एकदम क्रीम है उसको ही लेके आगे कंटिन्यू करें, अपने आप को मतलब कॉन्सेंट्रेट करके लेके चलना है सर। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन बच्चों को मैं ये सलाह दूंगा कि अपने आप को सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रखें। क्यों? क्योंकि आपको फ़ायदा हो या ना हो ये तो मैं नहीं बता सकता कि, लेकिन आप डिस्ट्रैक्शन आपको बहुत ज़्यादा होगा और आप कंसंट्रेट शायद नहीं कर पाएंगे, आपको चीज़ें हो सकता है परेशान करें। तो सोशल मीडिया को कोशिश करना है कि सोशल मीडिया को अवॉइड करें, ख़ास तौर से ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज, जिससे हो सकता है कई बार क्या होता है ना कि कई बार आपको पता नहीं होता है और लोग जो होते हैं वो आपकी परीक्षाएं ख़राब करना चाहते हैं। एक सिंपल सा टेक्स्ट मैसेज या एक पोस्ट, आपसे रिलेटेड पोस्ट, वो आपको पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है। आजकल के लड़के लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ कि वो यंग जनरेशन काफ़ी कनेक्टेड है और एक छोटा सा पोस्ट, लाइक डिसलाइक या फिर कमेंट जो होता है वो पूरे दिन उनको जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है। तो कोशिश करें कि जहाँ तक संभव हो सके कि सोशल मीडिया जो भी अकाउंट हैं उनको 1 महीने के लिए या फिर जो भी 25 दिन है उनको पूरी तरह से अवॉइड करें। एग्ज़ाम के समय में एक पेरेंट का क्या रोल होता है या एक पेरेंट का क्या रोल होना चाहिए? Actually, family. Generally, I have talked to so many parents, and mostly those parents whose ward got more than 90-95% marks. And one thing was common. ये जो भी पेरेंट्स हैं ये काफ़ी जो है वो बच्चों को समझते हैं
और वो बच्चों को केवल हमेशा जो है ऐसे कह सकते हैं कि बच्चों को सुझाव ही नहीं देते हैं हमेशा, क्योंकि बार बार अगर आप बच्चों को सुझाव देंगे ना तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है ना, क्योंकि उनकी एज ऐसा एज है कि उन्हें ये फील होता है ना कि जिसे जो भी मिल रहा है वो मुझे लेक्चर दे रहा है, जो भी मिल रहा है वो मुझे समझा रहा है। पर ये वो पेरेंट्स हैं ना जो बच्चों को समझते हैं, बच्चों को सुनते हैं। तो बच्चों को सुनना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के दौरान जो है अगर हम बच्चों को सुनते हैं और सुनने के बाद अगर केवल फुल बॉडी अगर लिसनिंग केवल कर लेते हैं तो बच्चा जो है ना उसकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बच्चा हमसे कनेक्ट हो गया। एज ए पेरेंट अगर देखा जाए तो परीक्षा मतलब ये एक पुराना प्रचलन है, कहते हुए लोग आते हैं कि जब एक बच्चा बोर्ड की परीक्षा के लिए जाता है तो परीक्षा माता पिता, उसके भाई बहन, जो भी उसके आसपास के लोग होते हैं, सबकी परीक्षा होती है, सब लोग उसमें लगे होते हैं। हाँ, उसके सराउंडिंग पूरा लगा रहता है, उसकी परीक्षा में उसके साथ लगा रहता है, क्योंकि वो उसका अपना एकल प्रयास नहीं होता है, उसको वहाँ तक पहुँचाने में सबकी अपनी अपनी भूमिका रही। तो एज ए पेरेंट या जो भी उसके फैमिली मेम्बर हैं, तो हमें जो है बच्चों के साथ खड़े रहना है लास्ट समय तक। बच्चों के हेल्थ पे, उनके फूडिंग पे भी खास तौर से ध्यान देना है। बच्चा टाइम से सो रहा है कि नहीं सो रहा है, उसके साथ क्या चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बातें करनी है। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बातें हमें सुननी है और बच्चों को समझना है। क्योंकि ज़्यादातर केस में देखा जाता है ना कि जहाँ भी कुछ घटनाएं घटित होती हैं, अक्सर होती हैं, अनयूजुअल चीज़ें जो भी होती हैं, उनके पीछे एक ही गैप होता है और वो होता है पेरेंट स्टूडेंट कम्युनिकेशन गैप। वो पेरेंट कभी अपने बच्चों को समझ नहीं पाते हैं। और मेरा पेरेंट्स के लिए खास सुझाव ये है कि बच्चे से परीक्षा है, आप परीक्षा से आपका बच्चा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा है तो ही परीक्षा है। तो आप अपने बच्चों के, अब जो भी आपका बच्चा है उसके साथ ऐसे खड़े रहिए कि उसे ये फील हो कि मेरे परीक्षा के परिणामों के साथ जो भी मैं अचीव करने जा रहा हूँ उसमें मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ खड़ी रहेगी, हमेशा जो है वो मेरा सपोर्ट करेगी। कहीं भी उसके दिमाग में ये ना हो कि मेरे नंबर अगर कम आते हैं तो फिर मुझे इस तरह की चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। अगर सपोर्ट सिस्टम की बात किया जाए तो पेरेंट का तो अहम रोल होता ही है, पेरेंट के साथ साथ टीचर का भी बहुत अहम रोल होता है। बिल्कुल, एज ए टीचर कई बार हम लोग प्रेशर फील करते हैं जब हमारे बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं, तो हम लोग प्रेशर फील करते हैं कि हमारे बच्चों की परीक्षा कैसी होगी। और मेरा अभी भी जो भी टीचर हैं उनसे अभी भी मेरा ये एक सिंपल सा मेरा अपना एक सजेशन है कि आप अपने बच्चों के साथ कनेक्ट रहिए। एग्जामिनेशन डे उनके बच्चों के साथ कनेक्ट रहिए, बच्चों को सुनिए और एग्ज़ाम के बाद भी आप लोग बच्चों से खुल के बातें करिए, पॉजिटिव बातें करिए। ठीक, इससे क्या होगा ना कि बच्चे जो है वो थोड़ा सा जो है उनको ये लगता है ना कि मेरे साथ मेरे टीचर जुड़े हुए हैं। और बाय द वे अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो आसानी से जो है वो आपके साथ क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। स्कूल भी जो हैं वो काफ़ी आजकल मोटिवेट करते हैं अपने बच्चों को, काफ़ी बच्चों से कनेक्टेड रहते हैं। तो स्कूल मैनेजमेंट जो है वो भी बच्चों के लिए काफ़ी सपोर्टिव रहता है। तो कहीं ना कहीं जो है एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, एज ए स्कूल मैनेजमेंट हमें अपने बच्चों के साथ अंतिम समय तक कनेक्ट रहना है, उनके साथ लगे रहना है और इसका परिणाम जो है वो ज़रूर बेहतर निकल के आएगा, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम भले कह देते हैं, कई बार जो होता है मैंने देखा है बहुत लोग सीरियसली नहीं लेते हैं बच्चों की परीक्षाओं को, क्योंकि वो अपने दिन भूल गए हैं। जो बच्चा हमारा 10th के बोर्ड में जा रहा है या 12th के बोर्ड में जा रहा है वो बच्चा आज भी बच्चा है। और हम अगर अपने आप को वहाँ रखें तो हमें फील होगा कि वो किस तरह के दबाव से, किस तरह की सिचुएशन से वो गुजर रहा है। चाहे पढ़ाई उसने पूरी कर ली हो, चाहे वो कितना भी मतलब आपका जो बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड क्यों नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसको ज़रूरत पड़ती है कि जो भी उसके अपने चारों तरफ के लोग हैं वो उसका कैसे साथ देते हैं। सही बात कहा आपने। आज अगर बात करें तो ये अच्छी बात है कि आज जनरेशन चेंज हो रहा है, माँ बाप बच्चों को समझ रहे हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स को समझ रहे हैं। बट इसके साथ साथ एक और पहलू है कि आज भी
बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को समझ नहीं पाते हैं, उनको समय नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण बच्चे प्रेशर में आके, टेंशन में आके, बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी न होने के कारण गलत कदम उठा लेते हैं। तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, अगर देखा जाए, सही मायने में देखा जाए, तो जो भी चीज़ें जो घटनाओं की बात हो रही है, जो भी बच्चे छोटा मोटा अटेम्प्ट कर लेते हैं, आजकल गार्जियन भी जो हैं, मेरा ऐसा मानना है कि अभी रिसेंट में एक इंसिडेंट हुआ था कोटा में, और काफ़ी दुखद इंसिडेंट था, जहाँ पे एक छात्रा जो है वो अपने परिवार वालों पे ही आरोप लगा रही है। मेरा ऐसा मानना है कि हम हर जगह आगे बढ़ रहे हैं, एआई के ज़माने में हम आ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी मानसिकता अभी भी काफ़ी ट्रेडिशनल टाइप की है, बहुत पुरानी मानसिकता है, और वो मानसिकता उनकी ऐसी है जिनसे वो अपने बच्चों को या उनके बच्चों को उनकी ज़िंदगियों से अलग कर दे रहे हैं। परीक्षा और परीक्षा के परिणाम जो हैं वो कभी भी किसी भी विद्यार्थी का भविष्य जो है वो तय नहीं करते हैं। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल हैं, एक दो नहीं, हज़ारों एग्जाम्पल हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि उस विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया या अच्छे नंबर नहीं ले पाया, और वो उसके कम नंबर लाना जो है उसको उसके कैरियर को एक नई दिशा देता है, और वो जो जिस चीज़ के लिए बना है उस चीज़ को वो उसकी वजह से पा लेता है। क्यों? क्योंकि उसके नंबर कम आए, उसने अपने स्ट्रीम को बदला और वहाँ पे वो बहुत अच्छा कर अपने आप को जान लिया। तो मेरा अभी भी ये मानना है कि जो पेरेंट्स जो हैं बच्चों पे प्रेशर बना रहे हैं, या जो बच्चे अपने आप पे खुद प्रेशर बना रहे हैं कि अगर उनके मार्क्स जो हैं वो 1-2% कम हो जाते हैं या वो फर्स्ट डिवीज़न नहीं आ पाते हैं, तो अच्छा नहीं होगा उनके लिए, उनकी बेइज्जती हो जाएगी। और ये जो एक नहीं होता है कि धारणा, और ये जो हमारे जो रिलेटिव्स जो होते हैं ये काफ़ी अहम रोल प्ले करते हैं प्रेशर बनाने में। कंपेयर नहीं करना है, हमारा बच्चा हमारा है, उसके गार्जियन हम हैं, तो हम अपने बच्चे को कैसे पालते हैं, कैसे पोसते हैं, किस कंडीशन में रखते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, और उसकी तुलना हम अपने पड़ोसी के बच्चे से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसके साथ पूरा अन्याय कर रहे हैं। तो इन सब बारीकियों को पेरेंट को भी समझना होगा और बच्चों को भी समझना होगा कि जान से बढ़ के कुछ भी नहीं। अगर नंबर कुछ कम भी आ जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनकी वैल्यू घट रही है। सही कहा आपने। बच्चों को साथ की ज़रूरत होती है, बच्चों को भी कोई चाहिए होता है जो उनको समझ सके, उनके बुरे वक्त में साथ दे सके। एट लास्ट, इस पॉडकास्ट को ख़त्म होने से पहले बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले बच्चों और उनके पेरेंट के लिए आपका क्या मैसेज होगा? और जो भी परीक्षार्थी कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और बच्चों, आपने जितना भी प्रयास अभी तक किया है और जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, जो चीज़ें रिवाइज़ की हैं, उस पे आप बिलीव रखो। आप जो है, जो भी आपके एक्सपेक्टेशन है वो आप बिल्कुल अचीव करोगे। खुद पे आपका अपना विश्वास होना चाहिए। और पेरेंट्स से भी मेरी ये गुजारिश है कि बच्चों के साथ एकदम खड़े रहें, बच्चों के पीछे रहें, उनकी पीठ पे आपका हाथ होना चाहिए। और इतना काफ़ी है कि आपका बच्चा जो है वो अपने सपने को आसानी से पूरा करेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन। आई होप स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और उनके मन में जो डाउट है वो भी ख़त्म हो गए होंगे। मैं विशाल राज आप सभी को बोर्ड एग्ज़ाम की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, और हम टीचर्स की दुआएं, माँ बाप की दुआएं आप सभी के साथ है। आपको परेशान, हताश, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अच्छा होगा, अपने आप पे विश्वास रखें। इसी के साथ साथ आज के इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।